हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है और इसका हम अध्याय 2 जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इसमें हम नालंदा के बारे में जानने वाले हैं। आपकी हिंदी का दूसरा चैप्टर है जिसका लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। पूरा चैप्टर आपको ये नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, बिल्कुल आपको उससे छांट करके जरूरी की चीज़ें बताई जाएगी और इसका प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहें, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छे से हमारे साथ जुड़े और आपको सारा चीज़ मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा, मगध की प्राचीन राजधानी वैभार, ध्यान दीजिएगा, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? वैभार। गिरि 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रिज या राजगिरी के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर नालंदा है। अब नालंदा कहाँ स्थित है? तो मगध की प्राचीन पुराना राजधानी वैभार जो 5 पर्वतों के बीच बसी हुई गिरिब्रज या 5 पर्वतों के बीच बसी हुई गिरिब्रज या जिसको राजगिरी कहते हैं के तप्त कुंडों के 7 मील उत्तर की ओर नालंदा है। ठीक है, नालंदा हमारे इतिहास में अति आकर्षक नाम है। हमारा इतिहास जो है, देखिए नालंदा आकर्षक नाम है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देशों से बच्चे पढ़ने आते थे नालंदा। ठीक है, इसका अतीत अति गौरवपूर्ण रहा है। यह एक ऐसा उज्जवल दृष्टांत है। अब इसका अतीत गौरवपूर्ण रहने का मतलब क्या है? अच्छा रहा है। ठीक है, देखिए गौरवपूर्ण रहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ का इतिहास बड़ा ही अच्छा रहा है। क्योंकि सोचिए, आपके देश में कोई दूसरे देशों से व्यक्ति पढ़ने आए तो कितना अच्छा रहता, वो पुराने समय में। यह एक ऐसा उज्जवल दृष्टांत है जहाँ ज्ञान के क्षेत्र में देश तथा जातियों के भेद लुप्त थे। अब यहाँ देखिए, नालंदा एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ ज्ञान के क्षेत्र में देश तथा जातियों का भेदभाव लुप्त था। ये नहीं कि ये उस देश का है या उस जाति का, यहाँ पर सभी ज्ञान ग्रहण करने आते थे। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्रों के उस पार तक फैली हुई थी। ठीक है, नालंदा की वाणी मतलब नालंदा जो है, यहाँ पर जो शिक्षा होता था, पढ़ाया जाता था, ये एशिया महादेश पता है, भारत एशिया महादेश में है, तो एशिया महाद्वीप में पर्वतों और समुद्र के उस पार दूसरे देशों में भी फैली हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नालंदा भगवान बुद्ध एवं महावीर जैन की कर्म स्थली था। भगवान बुद्ध और महावीर जैन के कर्म स्थली मतलब वहीं पर वे हुए और वहाँ पर काम भी किए। बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। देखिए, भगवान बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रावारिकों का आम्रवन था। वन मतलब वन जंगल होता है। यही महावीर ने 14 वर्षों तक व्यतीत अपना जीवन यहाँ पर किए थे। महावीर जो है, आप लोग जो कहते हैं भगवान बुद्ध, यहाँ पर 14 वर्षों का वर्षवास किया था नालंदा में ही। सूत्रकृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक ने धन्य धान्य शैया आसन रथ स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। देखिए, एक धनी नागरिक जो है, अब धन्य धान्य से मतलब पैसों से, आसन से, सोने के रथ से आदि से भगवान बुद्ध का स्वागत किया नालंदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, तिब्बती विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ, इतिहास लेखक और तिब्बती विद्वान कौन थे? लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। अब तारानाथ जी का कहना है कि नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि है। यहाँ इनका एक चैत्य भी था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया था। मतलब राजा अशोक उनके लिए मंदिर का निर्माण करवाया। यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध तथा अशोक दोनों से संबंधित है। मतलब नालंदा कितना पुराना है, सोचिए कि बुद्ध और अशोक दोनों से संबंधित नालंदा रहा है, इतना पुराना। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ गुप्त काल में हुआ। लेकिन नालंदा का एक विद्यापीठ जहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, उसका आरंभ कब हुआ? उसका गुप्त शासन काल में। आप लोग 10th के संस्कृत में भी पढ़िएगा। इतिहास लेखक लामा तारानाथ के अनुसार भिक्षु नागार्जुन तथा आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से रहा। लामा तारानाथ जी के अनुसार नागार्जुन और आर्यदेव दोनों का संबंध नालंदा से रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उनका कहना है कि आचार्य दिंगनांग ने यहाँ आकर
अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया था। अब वो ये कहते हैं कि आचार्य दिंगनांग जो है नालंदा आकर के अनेक प्रतिपक्षी तथा शास्त्र का यहीं पर विचार किए थे, जिनमें स्वदुर्जय नामक ब्राह्मण अग्रणी थे। स्वदुर्जय नामक ब्राह्मण आगे थे। चौथी शताब्दी में चीनी यात्री फहान नालंदा आए थे। चीनी यात्री चौथी शताब्दी में फहान नालंदा आए थे और 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में युआन चांग जब यहाँ आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। और 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के समय युआन चांग जब नालंदा आए थे तो यह अपनी उन्नति के शिखर पर था, मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका था और भी कर रहा था। युआन चांग ने कहा है कि इसका नाम नालंदा इसलिए पड़ा। अब देखिए नालंदा का नालंदा नाम क्यों पड़ा, तो युआन चांग जी का कहना है कि अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती, मतलब पहले के जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति शांति नहीं मिली। इसका कारण यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है उसमें ना तो ज्ञान देने वाले तृप्त होते हैं और ना ही ज्ञान प्राप्त करने वाले को ही तृप्ति होती है। मतलब ज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान दिया जाता है तो ना ज्ञान देने वाले तृप्त मतलब संतुष्ट होते हैं और ना ही ज्ञान लेने वाले, इसीलिए उनको तृप्ति नहीं मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जनता के उदार दान से हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय सभी जनता जो थे दान दिए तभी इनकी स्थापना हुई, ऐसी मान्यता, ऐसा लोगों का मानना है कि 500 व्यापारियों ने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। 500 व्यापारी अपने रुपया से जमीन खरीदकर बुद्ध को दान में दिया था। और 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में, यशोवर्मन जी का शिलालेख जो है उसमें नालंदा का भव्य वर्णन किया गया है कि यहाँ के विहारों के शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। यहाँ जो बनाया गया था नालंदा में बच्चों के लिए पढ़ने का, तो बहुत ऊंचा शिखर था इसका, बहुत ऊंचे तक उठे हुए थे। इनके चारों ओर नीले जल से भरे सरोवरों में सुनहरे एवं लाल कमल तैरते थे। चारों ओर जो तालाब थे उसमें नीले और लाल कमल तैरते थे। सघन आम्र कुंजों की छाया थी, मतलब आम के पेड़ों की छाया थी घना। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। यहाँ के भवन का जो निर्माण हुआ था उसको देखकर आश्चर्य होता था। इनमें अनेक अलंकरणों सहित मूर्तियाँ थी। इस भवन में अनेक प्रकार की कामें की गई थी। चीनी यात्री इतसिंह के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे थे और 8 मंडप। चीनी यात्री इतसिंह के समय नालंदा में कितने 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। आप समझिए कितना बड़ा होगा। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष मिले हैं उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट हुई है। और पुरातत्व विभाग जो होता है ये पुराने चीज़ों को खोद करके जांच करके निकालते हैं। उनमें ये 300 कमरे, बड़े कमरे, 8 मंडप की जो बात कही गई है ये बात पता चला है। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं छात्रों के नित्य प्रति के व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय चलती होगी तो डेली का रोज का खर्चा होता होगा, तो रोज का खर्चा के लिए यहाँ पर क्या था, शिक्षक और छात्रों के प्रतिदिन के खर्चे के लिए 100 गांव से इनकम अक्षय निधि के रूप में रखा जाता था, खर्च के लिए दिया जाता था। ठीक है, इतसिंह के समय इन गांवों की संख्या बढ़कर 200 के पास पहुंच गई। इतसिंह के समय 200 गांव से चंदा आता था नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण एवं अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण और जो भी पैसा उसमें लगता था, क्योंकि आपको पता है चलाने में खर्च तो होता है, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल ये सारे राज्य अग्रणी थे। नालंदा की खुदाई में बंगाल के महाराज धर्मपाल देव तथा देवपाल देव के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां प्राप्त हुई है। खुदाई के समय बंगाल के जो महाराज थे धर्मपाल देव और देवपाल देव, उनके समय की तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र भी खुदाई मिले हैं। विदेशों के साथ नालंदा का जो संबंध था वो भी एक ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आगे देखिए, ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से प्रभावित होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया था।
देखिए ताम्रपत्र के अनुसार उसमें बताया गया है, ताम्रपत्र में मतलब तांबे का पत्र होता है, नालंदा का जो गुण था उससे प्रभावित खुश होकर यवद्वीप के जो सम्राट राजा थे जिनका नाम था बालपुत्र ने नालंदा में एक और बड़ा विहार का निर्माण कराया था। सम्राट देवपाल देव द्वारा दान में दिए गए 5 गांव की आय से अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षु संघ के भोजन, चिकित्सा, शयन आसन, विहार की मरम्मत तथा धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि आदि में खर्च की जाती थी। मतलब कि जो आर्य भिक्षुक थे, 5 गांव का जो इनकम अंतर्राष्ट्रीय आर्य भिक्षुक थे, उनको चिकित्सा मतलब बीमार इलाज उनका सोने के लिए तथा वहाँ पर जो खराबियाँ होती थी मरम्मत और धार्मिक ग्रंथ की प्रतिलिपि उसके लिए खर्च की जाती थी। यह तो संयोग से बचा हुआ एक प्रमाण है, मतलब ये सबूत मिल रहा है जो नालंदा के बारे में कवि लेखक बता रहे हैं, जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट छाप हमारे सामने रखता है। देखिए ये एक सबूत है कि हमारा देश कभी ऐसा भी था जहाँ से दूसरे लोग पढ़ने आते थे हमारे देश में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ की बहुत सी मिट्टी की मुद्रा भी नालंदा में प्राप्त हुई। आर्य भिक्षु संघ की बहुत सारी मिट्टी की मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए नालंदा का शिक्षा क्रम ऐसा व्यवहारिक था कि छात्र पढ़कर दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। अब इसका सिलेबस क्या था? देखिए इसका सिलेबस भी इतना अच्छा था कि छात्र पढ़ करके व्यवहारिक जीवन में, आपको पता है आप पढ़ रहे हैं, आपको व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करना है, तो अधिक से अधिक दैनिक जीवन में उनको सफलता मिलती थी। यह मुख्यतः 5 विषय की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। जैसे भाषा का सम्यक ज्ञान के लिए शब्द विद्या या व्याकरण की विषय वस्तु की परख के लिए तर्क शक्ति, शब्द विद्या तर्क शक्ति की, स्वस्थ ज्ञान के लिए स्वस्थ कैसे रहा जाए उसके लिए, चिकित्सा शास्त्र की अर्थ प्राप्ति कमाने के लिए, शिल्प शास्त्र की, तथा इसके अतिरिक्त धर्म एवं दर्शन शास्त्र की ज्ञान यहाँ पर दी जाती थी। शीलभद्र योग शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। शीलभद्र योग शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान थे। आगे बढ़िए, देखिए इनसे पहले इस संस्था के कुलपति धर्मपाल थे। शीलभद्र के पहले इस संस्था के कुलपति कौन थे? धर्मपाल। आजकल विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग सुनते होइएगा, LNMU और भी बहुत सारे हैं, तो उनके होते हैं कुलपति, संपूर्ण का जो हेड होते हैं। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। ये सब नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे ये युवान चांग के समय में हुए थे। जब युवान चांग यहाँ से विदा होने लगे, नालंदा से जाने लगे, तब शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि वे यहीं रह जाए, यहीं। इस पर युवान चांग ने कहा कि यहाँ आने का मेरा उद्देश्य भगवान बुद्ध के महान धर्म की खोज करना है। भगवान बुद्ध का जो महान धर्म है उसका खोज करना ही मेरा उद्देश्य है, तथा दूसरों को इस धर्म के विषय में समझाना तथा समझाना था। मतलब इस भगवान महावीर का जो धर्म है, जो ज्ञान है, उसके बारे में दूसरों को समझाना था, ताकि लोग इस धर्म के प्रति आकृष्ट हो और इसका प्रचार प्रसार कर सके, लोग भी इस धर्म को माने और इसका प्रचार प्रसार कर। ध्यान दीजिए, देखिए नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। नालंदा के विद्वान विदेश भी गए और वहां नालंदा का प्रसार किया। तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट सांग छन गम्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि तथा ज्ञान के प्रचार के लिए थोनी संभोट को बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने नालंदा भेजा। देखिए अब तिब्बत के जो प्रसिद्ध राजा सम्राट थे सांग छन गम्पो अपने देश में भारतीय लिपि के प्रचार और ज्ञान के प्रचार के लिए थोनी संभोट को बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहाँ से नालंदा भेजे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। इसके बाद नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित, नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत भी गए। इन्होंने ही सबसे पहले तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की थी। आचार्य शांति रक्षित ही सबसे पहले तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। साहित्य तथा धर्म के क्षेत्र में भी नालंदा एक प्रसिद्ध केंद्र था। साहित्य और धर्म के क्षेत्र में नालंदा एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। लेखक अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए कहता है, अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहता है कि भूतकाल से शिक्षा लेते हुए नालंदा में पुनः ज्ञान की केंद्र की स्थापना करे। मतलब जो बीत गया है उस समय नालंदा की स्थिति जैसी थी उससे शिक्षा लेते हुए पुनः नालंदा में उसी प्रकार के ज्ञान की केंद्र की स्थापना की जाए। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा का यह क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में
पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। देखिए अब इसका आशय स्पष्ट का मतलब क्या हुआ वो बताने के लिए बोल रहा है। उत्तर होगा नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे, ज्ञान साधना के फूल खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। एशिया महादेश जो है, जहाँ पर भारत स्थित है, वहाँ पर विद्या संबंधी सूत्र, जो लोग विद्या ग्रहण करते हैं वो भी है। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेदभाव लुप्त हो जाते हैं। बात सही, आप पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर शिक्षक की जाति या जिस बच्चे के बगल में आप बैठते हैं उस बच्चे की जाति, राज्य, देश, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है, ये लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के संदर्भ में उपयुक्त बातें, ये सारी बातें कही गई है। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाइए, सारा प्रश्न उत्तर उसमें हम भेज देंगे, ठीक है। देखिए उत्तर होगा मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृही था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगृही नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। देखिए बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। उत्तर होगा बुद्ध के समय नालंदा में प्रवाजिकों का आम्रपान था, आम का वन, ठीक है। महावीर और मेखलीपुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई। महावीर और मेखलीपुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई। उत्तर होगा जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरीक में महावीर और मेखलीपुत्र की भेंट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया। महावीर जो है नालंदा में कितने वर्षों का वर्षवास किया। उत्तर होगा महावीर ने नालंदा में 14 वर्ष वास किया था, 14 वर्ष का वास किया था। अगला है, तारानाथ कौन थे। तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। उत्तर होगा तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी, ठीक है। देखिए आगे अगला प्रश्न आपका 7वां है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। मतलब नालंदा का विकास कब हुआ, कब लोग इसको जानने लगे। उत्तर होगा नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। गुप्त काल में ही इसका आरंभ हुआ था। अगला है, फान कौन थे। फान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। देखिए इसका उत्तर होगा फान चीनी यात्री थे। फान कौन थे, चीनी यात्री, और 4वीं सदी में ये नालंदा आए थे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन से चीनी यात्री भारत आया था। उस समय नालंदा की दशा क्या थी। उस समय नालंदा की क्या दशा थी। उत्तर होगा हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में युवानचांग भारत आए थे। युवानचांग उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था, मतलब उन्नति कर रहा था, उस समय नालंदा उन्नति कर रहा था। आगे है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया। कौन चीनी यात्री किस ग्रंथ के आधार पर नालंदा के नामकरण के बारे में क्या बताया था। उत्तर होगा चीनी यात्री युवानचांग ने एक जातक कहानी का हवाला देते, एक जातक कहानी के बारे में बताते हैं कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, इसी को नालंदा कहा गया, इसीलिए इसका नाम नालंदा पड़ा, ठीक है। चलिए अगला 11वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। जनता दान देकर नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ। कितने, 500 व्यापारियों को पढ़ाए थे, उसमें भी आप लोग को पता है, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। अपने पैसे से भूमि खरीदकर बुद्ध। 12 नंबर प्रश्न है, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। देखिए 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया, बहुत ही अच्छा, ज़्यादा। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के
ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर थे आसमान में। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे, तालाब, जिनमें सुनहरे सोने कलर का लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी, आम की छाया। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य निर्माण को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण मतलब कलाकारी थी, सुंदर मूर्तियाँ थी। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम थे, किंतु नालंदा उनमें सबसे अद्वितीय थी। चलिए अगले प्रश्न आगे देखिए। 13 नंबर प्रश्न है, इत सिंह कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया। देखिए उत्तर होगा इत सिंह चीनी यात्री था। उसके समय में नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे, 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। कितने? 300 बड़े कमरे, 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग आपको समझाए थे इसके बारे में कि खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष मतलब होता है ना, नालंदा खत्म है अभी तो कुछ उसका मिलता है अवशेष सबूत के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें इन वर्णनों की उनसे ये सारे वर्णन की सच्चाई प्रकट होती है। अगला है विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का क्या संबंध रहा? उत्तर होगा विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका सबूत एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला। एक ताम्रपत्र मतलब होता है तांबे की पत्र जो है खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि सुवर्णद्वीप जिसको सुमात्रा भी बोलते हैं, उनके शासनकाल शासक शैलेंद्र सम्राट थे और उनके बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव, बालपुत्र देव मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। 500 गांव का दान नालंदा को दिया जाए ताकि नालंदा विश्वविद्यालय चले। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर मतलब उसके ओर आकर के यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया अपने पैसों की। ठीक है, अगला देखिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? उत्तर होगा नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप में 5 विषयों की शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। 5 कौन कौन? शब्द विद्या, शब्द विद्या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, व्याकरण से भाषा का ज्ञान प्राप्त हो। आगे देखिए, अगला था हेतु विद्या, जिसको तर्क शास्त्र बोलते हैं, अपनी तर्क बुद्धि पर जज कर सके, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को रख सके बुद्धि पर। ठीक है, अगला था चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ तो रह ही सकता है एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। अगला था शिल्प विद्या, एक ना एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, सभी को जरूरी था सीखना, जिससे छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके, व्यवहारिक जीवन और आर्थिक पैसा कमाने में, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार ऐच्छिक विषय जिसको आजकल कहते हैं लोग, धर्म और दर्शन का अध्ययन भी करते थे। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। उत्तर होगा जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे, उन्हीं के काल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है शीलभद्र से युवान चांग वैनसंग की क्या बातचीत हुई थी। देखिए, जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। नालंदा में युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। ठीक है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपनी भाइयों के हितों के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। देखिए, मतलब अपने देश के लिए मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं, मतलब दूसरों को भी बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूं। मतलब इसका अनुवाद अपने भाषा में करूं ताकि अपने देश के लोग भी इससे अनुभव ले, शिक्षा ग्रहण करें। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों का है, जैसे मेरा हृदय भी तुम्हारी सद आशाओं का समर्थन करता है कि तुम जो बोले वो
सही है। देखिए अगला है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। देखिए क्या बोल, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगम्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनी सम्मोट को नालंदा भेजा। पहले तो थोनी सम्मोट को भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित आगे बढ़ते हैं, तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए थे, यहाँ से भारत से। इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव और दीपशंकर श्री ज्ञान अतीश के नाम उल्लेखनीय है। ये सब ज्ञान के प्रसार में गए थे। आगे है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है। देखिए उत्तर होगा, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। कोई देश की सीमा उसे रोकता नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। ना उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है, मतलब संतुष्टि होती है, ना उसे लेने वालों को। यही ज्ञान दान की विशेषता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको ये जो आपका दूसरा चैप्टर था क्लास 9th का हिंदी का बिहार बोर्ड का, इसका सारा प्रश्नोत्तर बताया, पूरा अर्थ मतलब समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप 9th या 10th में है तो आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सारा वीडियोस आपके लिए तैयार है और आते रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।